तो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो गाइस फाइनली एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स का रिजल्ट आ गया और आप लोगों के इतने सारे मैसेज के लिए कि भैया फाइनली सिलेक्शन हो गया, इतने सालों के बाद पहला प्रीलिम्स निकला या इतनी मेहनत के बाद फाइनली हमारा सिलेक्शन प्रीलिम्स में हो गया। बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं एंड सुपर सुपर हैप्पी। पर सबसे बड़ा शॉकिंग पता है किन लोगों के लिए हुआ? दो तीन स्टेट्स वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग हुआ, स्पेशली वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, बिहार और यूपी। जब मैं चिल्ला चिल्ला के पहले दिन से कह रहा था कि इन चारों स्टेट्स में कट ऑफ हाई नहीं जाएगा, एग्जैक्टली वही कट ऑफ गया जो हमने अल्फा बैंक ने प्रेडिक्ट करा था। और बहुत सारे स्टेट्स के साथ यही हुआ कि जैसा जैसा कट ऑफ हमने प्रेडिक्शन करा था वैसा वैसा ही हुआ। और बहुत सारे बच्चे क्या जो वेस्ट बंगाल में, स्पेशली वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में, ये मान के बैठे थे कि अगर 70 प्लस स्कोर नहीं आएगा तो मेंस की तैयारी करने की जरूरत नहीं, सब के सब बैठे हैं। और वहां पे क्या गया 61.25 और वहां पे 64.25 चला गया। मतलब वेस्ट बंगाल उड़ीसा में मेजॉरिटी स्टूडेंट ने मेंस की तैयारी नहीं करी। सेम हैपेंड विद बिहार। बिहार में सब लोग बोल रहे थे भैया 55 प्लस चला जाएगा, 52 प्लस चला जाएगा। सेम हैपेंड विद यूपी, 57 प्लस चला जाएगा, 60 प्लस चला जाएगा। तब मैं पहले दिन से चिल्ला के बोल रहा था कट ऑफ हाई नहीं जाएगा। और इन 4-5 स्टेट्स के स्पेशली बच्चे ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा परेशान अब दिख रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे उन्होंने मेंस की तैयारी चालू नहीं करी। भाई आखिरी बचे हुए दिन आपके पास मोटा मोटा 11 से 12 दिन आपके पास बचे हैं। तो ये 12 दिन आप डिसाइड करेंगे कि इस बार आपका सिलेक्शन एसबीआई क्लर्क में होगा कि नहीं। 12 दिन में अब मोटा मोटा घंटों के हिसाब से आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आपका जो टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए 100 से 125 घंटे मिनिमम आपको इन 12 दिनों में लगाने हैं। मतलब हर दिन मोटा मोटा 8 से लेके 10 घंटे अब से लेके हर दिन आपको देने ही देने पड़ेंगे। एक बहुत ही ब्रदरली आपको यहाँ पे एडवाइस दे रहा हूं कि कुछ ज्यादा करने की कोशिश मत करना। जनरली यहाँ पे आपको लोग वही गाइड करेंगे कि ये वाला कोर्स ले लो, वो कर लो, ये वाले सर्च से पढ़ लो, ये अलग पढ़ाते हैं, नहीं पढ़ने की जरूरत। अब जिस भी टीचर को फॉलो कर रहे हैं उस टीचर को फॉलो करिए। भाई मैं खुद एक एजुकेटर हूं, पर मैं आपको ये भी बोलूंगा कि अगर आपने स्टार्टिंग से मुझे फॉलो नहीं करा तो आखिरी 10-12 दिन में एजुकेटर बदलने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप जिससे भी पढ़ रहे हैं, अगर वो आपको मेंस पढ़ा रहे हैं तो उनसे पढ़िए। हाँ, अगर वो मेंस मान के चलिए इंग्लिश मेंस आपको कोई टीचर से पसंद ही नहीं आ रहा या आपको लग रहा है कि भैया उनका लेवल ज्यादा नहीं है, भाई तब आप मुझसे पढ़ सकते हैं। बट आखिरी लेवल पे अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आपको आखिरी 10-12 दिन में एजुकेटर बदलने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जिनको फॉलो कर रहे हैं उन्हीं को करिए, जिन वीडियो सोर्स को फॉलो कर रहे हैं उनको करिए, जिस पीडीएफ को फॉलो कर रहे हैं उसको करिए। कुछ भी नया करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे कुछ बेसिक चीजें ऐड कर लीजिए। भाई अगर आप अभी तक करंट अफेयर्स पढ़ते आए हैं, वेल एंड गुड। और अगर अभी तक आप वो टाइप के सूर में हैं कि हमने करंट अफेयर्स पढ़ा ही नहीं था, तो बहुत ज्यादा 5-6 महीने का कवर करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एक आइडियलिस्टिक सा टारगेट दे रहा हूं आपको, स्टार्ट करो 2 से 3 महीना। भाई अगर बिल्कुल ही नहीं पढ़ा है, बिल्कुल ही जीरो बटे सन्नाटा हो, तो मार्च और फरवरी ये 2 महीने का कर लो। अगर थोड़ा बहुत पढ़ रखा है तो मैं बोलूंगा 3 या मैक्सिमम 4 महीने का टारगेट करो। मतलब मैक्सिमम जो आपको टारगेट होना चाहिए दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। अगर नहीं पढ़ा बिल्कुल भी तो मार्च और फरवरी कम से कम दोनों कंठस्थ अच्छे से पढ़ के चले जाओ। फिर बाकी मत बहको, ये मत बहको कि किसी ने 4 पढ़ लिया, 5 महीना पढ़ लिया, 6 महीना पढ़ लिया। अगर 2 महीने भी अच्छे से पढ़ के चले जाओगे तो एक आइडियलिस्टिक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंच पाओगे। ठीक है, थोड़ा बहुत पढ़ रखा है तो मैं बोलूंगा 3 महीने तक पुश करो, या बहुत अच्छा हो सकता है 4 महीने तक पुश करो। बट उससे ज्यादा, बहुत ज्यादा अगर आपने पढ़ रखा है तब तो ठीक है, बट उससे ज्यादा पुश करने की जरूरत नहीं है। या इस समय ये कोशिश मत करना कि मैं नवंबर भी पढ़ लूं, बिकॉज इस समय जो एक चीज आपकी बहुत ज्यादा हैम्पर होगी वो है रिवीजन। और मैं एक बात आपको अपने बहुत बड़े एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, सालों साल का एक्सपीरियंस, हजारों बच्चे अपनी आंखों के सामने से सिलेक्शन करवाने के बाद बता रहा हूं। वही स्टूडेंट फाइनली जाके सिलेक्ट होता है जो आखिरी के इस टाइम पे टीचर्स को फॉलो ना करके, सोर्सेज को फॉलो ना करके, जो भी पढ़ा है उनको रिवाइज करता है। तो मैं यहाँ पे ये अकेले करंट अफेयर्स के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं अपने हर सेक्शन के बोल रहा हूं। भाई अगर आपने क्वांट में कोई एक मतलब समझे कोई ट्रिक समझा है, कोई शॉर्टकट समझा है, सेम इन रीजनिंग कोई आपने पजल का कोई ट्रिक समझा है, या इनपुट आउटपुट का कोई नया स्ट्रैटेजी आपको आ गया, सिलोजिज्म का कोई बनाने का नया तरीका आ गया, या इंग्लिश में आपने वोकैबुलरी पढ़ी है, सेंटेंस फॉर्मेशंस पढ़े हैं, ग्रामर की जो बेसिक चीजें होती है, जो 5-6 चीजें हम पढ़ते हैं ग्रामर में, कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, वो पढ़े हैं। इसके अलावा हाई लेवल एडिटोरियल्स आप पढ़ रहे हैं, वो हर चीज को रिवीजन स्टार्ट करिए। देखिए बहुत सिंपल सी बात बताता हूं, इस समय में आखिर आखिर में क्या होता है, हमारी तैयारी बहुत बिखर जाती है। मतलब बहुत सारे सोर्सेज फॉलो कर लेते हैं, टीचर्स फॉलो कर लेते हैं, पीडीएफ हो जाते हैं, यूट्यूब पे चैनल्स हो जाते हैं, तो इतनी सारी तैयारी हमारी बिखर जाती है। तो जो आखिरी के 10-12 दिन होते हैं ना, वो बिखरी हुई तैयारी को समेटने के लिए यूज करिए। उनको समेटिए, एक जगह लेके आइए। वो आप कब लेके आएंगे? जब आप प्रॉपर तरीके से रिवीजन को एक टाइम देंगे और उसको बोझ नहीं मानेंगे। भाई मैं आपको फिर वही बोलना चाहता हूं, मैं बहुत बार पहले बोल चुका हूं, रिवीजन को बोझ मत मानिए। ये मत मानिए कि ये कौन करेगा, बिकॉज जो भी ये करेगा वो ही इस बार सिलेक्ट होगा। जो भी ये करेगा, रिवीजन में शिद्दत से तैयारी करेगा। आप मेरी बात आज लिख के ले लीजिए, मैं लिख के देने को तैयार हूं।
वही सिलेक्ट होगा, इस बार सिलेक्शन लेके वही जाएगा जो रिवीजन में टाइम देगा। आपको कुछ बेसिक टॉपिक्स बता रहा हूं, उनके ऊपर फोकस ज्यादा कर लीजिए। स्टार्टिंग फ्रॉम रीजनिंग, भाई अगर रीजनिंग में आपने इनपुट आउटपुट अभी तक नहीं पढ़ा है, मैं आपको बोलूंगा एक बार कुछ बेसिक टॉपिक्स पढ़ लीजिए। इनपुट आउटपुट के बहुत छोटा सा टॉपिक है, जरूर आता है और 5 नंबर आपके मिल सकते हैं अगर आपने बेसिक इसके मतलब कॉन्सेप्ट समझ लिए तो। सेकंड जो टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और ये तो मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्रिटिकल रीजनिंग। भाई मैं खुद इंग्लिश का एजुकेटर हूं, फिर भी मैं ये बोलता हूं अगर क्रिटिकल रीजनिंग आपको बनाना है और आपको इसमें महारत हासिल करनी है, इसको हिंदी में बनाना चालू करिए। किसी टीचर के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। अगर आपको डाउट होता है तो एक बार मेरे कहने पे अगले ही मॉक टेस्ट में या सेक्शनल मॉक लगा के देख लीजिए। सेक्शनल मॉक में रीजनिंग में सेक्शन में जैसे ही जाएंगे ना, क्रिटिकल रीजनिंग आते ही लैंग्वेज चेंज करके उसको हिंदी कर लेना और हिंदी में बनाने की कोशिश करना। 90% ऑफ द टाइम आपकी 100% एक्यूरेसी के साथ आप क्रिटिकल रीजनिंग के आंसर मार पाएंगे। दिस इज द बिगेस्ट चीट कोड जो मैं आपको दे सकता हूं इस वीडियो में या किसी भी और वीडियो में। क्रिटिकल रीजनिंग में ध्यान दीजिए बिकॉज ये सिंपल टॉपिक है, एक थोड़ा हवा बना हुआ है इसका, बाजार में बहुत आराम से बन सकता है। प्लस इनपुट आउटपुट, ये दोनों चीजों को अच्छे से कर लीजिए। इसके अलावा मिसलेनियस जो टॉपिक्स होते हैं आपके, कोडेड इनइक्वलिटीज या कोडेड डायरेक्शन सेंस, कोडेड ब्लड रिलेशन, इनकी तैयारी बहुत अच्छे से कर लीजिए बिकॉज ये भी एग्जाम में आते हैं। बिकॉज मेंस में आप ये मान के चलिए पजल्स का थोड़ा जो लेवल होता है वो बढ़ा देते हैं, डबल वेरिएबल ट्रिपल वेरिएबल आ जाएगा, बनाने में समय लगेगा, तो आपका कॉन्फिडेंस उतना नहीं आएगा। मेन कॉन्फिडेंस आपको मिसलेनियस में आएगा, क्रिटिकल रीजनिंग में आएगा, इनपुट आउटपुट में आएगा। इन टॉपिक्स को अच्छे से करके ही जाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वांट की। देखिए क्वांट में क्या होता है, जनरली इस समय से पहले पहले तक ना मैक्सिमम बच्चे क्या होते हैं जो अरिथमेटिक से दूर भागते हैं, उनको क्या लगता है हम डीआई अच्छे से कर लेंगे या अपना स्पीड मेथड अच्छे से कर लेंगे तो पेपर निकल जाएगा। बट ये सेम केस ना आपका मेंस में नहीं आता, बिकॉज मेंस में आप डीआई तो बनाएंगे पर डीआई ही आपका अरिथमेटिक बेस्ड आ जाएगा। तो अब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आखिरी समय में आप नए चैप्टर्स पढ़ना चालू कर दो, अगर प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ा है तो पढ़ लो, नहीं। मैं तो ये बोल रहा हूं जो भी 4 5 6 8 10 12 जो भी आपने चैप्टर अभी तक पढ़े, भैया आप बोलते हो भैया मैंने तो 5 चैप्टर ही पढ़े हैं, भैया परसेंटेज, रेशियो प्रोपोर्शन, एवरेजेस, मिक्सचर एलिगेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, और भैया थोड़ा बहुत मैंने ऊपर ऊपर से टाइम स्पीड डिस्टेंस और टाइम एंड वर्क पढ़ा है। मैं कह रहा हूं बस यही चैप्टर बहुत है, इन्हीं में से सब कुछ आएगा, इन्हीं को ही भर भर के प्रैक्टिस करो, इन चैप्टर्स को चाट जाओ उस लेवल पे कि अगर इन चैप्टर में से डीआई आती है या अरिथमेटिक के क्वेश्चंस आते हैं, डेटा सफिशिएंसी क्वेश्चंस आते हैं या क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो आपसे कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। और ये क्वेश्चंस आएंगे इन 4 5 6 चैप्टर्स के ऊपर, मेजॉरिटी पेपर आता है। इस समय पे इतना जितना आता है उतना कर लो, पर कुछ भी नया एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है कि भैया अभी तक हमने सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं पढ़ा था तो पढ़ ले, नहीं। भैया मेंसुरेशन नहीं पढ़ा था, नहीं। भैया पीएनसी प्रोबेबिलिटी, नहीं। जो पढ़ा है वही बेहतर करिए, जो नहीं पढ़ा उसको पूरी तरीके से छोड़ दीजिए, दैट्स इट। यही आपको स्ट्रैटेजी क्वांट में मान के चलनी है। और वही इंग्लिश की बात करें तो भाई इंग्लिश में आई बिलीव वेरी ऑनेस्ट विद यू, इस समय आपको हाईएस्ट लेवल की रीडिंग चालू करनी चाहिए, अपना कॉम्प्रिहेंशन लेवल इंप्रूव करो, अपना इन्फेरेंस वाला जो टॉपिक होता है जो अपना क्रिटिकल रीजनिंग में भी आता है, इन्फेरेंस, अजम्पशंस, कंक्लूजन, कॉज एंड इफेक्ट, जो हम लगातार डेली सुबह एडिटोरियल शो क्लास करते हैं सुबह 7 बजे, उसमें यही पढ़ते हैं, उस पार्ट को इंप्रूव करिए। बिकॉज आप ये देखेंगे कि जितना बेहतर आपका कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट होगा ना, इंग्लिश में सारे टॉपिक्स आपको आसान लगने लग जाएंगे। फिर चाहे उसके बाद पैरा जंबल हो गया, क्लोज टेस्ट हो गया, कोई भी टॉपिक क्यों ना। अब अगर आपका डाउट है कि भैया पैरा जंबल या क्लोज टेस्ट नहीं आता है, मेरे कहने पे बड़ा भाई मानते हैं ना मुझे, एक सजेशन ले लीजिए मेरा, मैंने फाउंडेशन बैच पढ़ाया हुआ है, ये वो टॉपिक्स है जो 1000% पेपर में आएंगे और इनका वेटेज अच्छा खासा होता है पर लेवल ज्यादा नहीं होता। अगर आप इनका वो बेसिक समझ गए जो आज तक आपको यूट्यूब पे किसी ने समझाया नहीं है, जो पेड बैचेज में कोई नहीं दे रहा, वो मैंने पढ़ा रखा है, एक एक 2 2 घंटे के क्लासेस हैं, मेरे कहने पे लेके देख लीजिए। उसके बाद बस और बस प्रैक्टिस करिए, कोई क्लास मत लीजिए, कुछ मत करिए, बस प्रैक्टिस करिए, दैट्स इट। आपको इंग्लिश में जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आप ये मान के चलिए, इट इज योर की टू सक्सेस, ये आपकी कुंजी है, सफलता की चाबी बस और बस प्रैक्टिस है। इसके साथ आपको क्या करना है, हर ऑल्टरनेट डे इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग, इन तीनों के मॉक टेस्ट लगाइए, सेक्शनल मॉक। जितना ज्यादा टाइम आप इस समय सेक्शनल मॉक को देंगे उतना ज्यादा आपको ही फायदा है, ठीक है। पर सेक्शनल मॉक लगाते लगाते हमें यहाँ पे फुल लेंथ मॉक से दूर नहीं भागना है। एक्चुअली मेरी अभी तबियत सही नहीं है, मेरी आंखें थोड़ी दर्द कर रही हैं, तो आपको थोड़ा लग रहा होगा भैया आंखें अलग सी झपक रहे हो, बट आई एम नॉट फीलिंग वेल, सो टू बी वेरी ऑनेस्ट थोड़ा सा बियर कर लीजिए आंखों का, बाकी ट्राइंग माय बेस्ट में अच्छे से बोल पाऊं। तो सेक्शनल मॉक आपको ऑल्टरनेट डेज पे लगाना है। फॉर एग्जांपल आज क्वांट का लगाया, कल रीजनिंग लगा लीजिए, फिर इंग्लिश लगा लीजिए, फिर क्वांट लगा लीजिए, ऐसे करके मतलब हर दिन आपको एक एक 2 2 सेक्शनल मॉक लगाने ही लगाने हैं। प्लस अगले 12 दिन में आपको कम से कम 3 से 4 फुल लेंथ मॉक लगाने। यस,
फुल लेंथ मॉक लगाने हैं, वो भी सिंगल सिटिंग में। वन सिटिंग मॉक टेस्ट होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भैया अभी मॉक टेस्ट लगाया, इंग्लिश सबमिट कर दिया, फिर उठ गए, फिर क्वांट करा आधा, फिर सबमिट कर दिया। नहीं, सिंगल सिटिंग मॉक टेस्ट लगाना है और कम से कम 3 से 4 फुल लेंथ मॉक लगाने हैं। भैया क्या फुल लेंथ मॉक ना लगाए तब भी चल जाएगा? भैया देखो, चल तो तब भी जाएगा जब एक भी ना लगाओ। पर लगाने का फायदा क्या है? बिकॉज देखो, आज जो आपकी कंडीशन है, जनरली हमारा जो दिमाग है वो एक जगह 2 ढाई 3 घंटा फोकस नहीं कर सकता। और स्पेशली अभी तक हम प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं जहां पे पूरा ही पेपर 1 घंटे का होता था। अब उस 1 घंटे को 2.5 पौने 3 घंटे तक अगर हमें पुश करना है, क्योंकि मेंस में तो नहीं उठ पाओगे ना, वहां तो बैठना ही पड़ेगा। फाइनल एग्जाम में तो नहीं उठ पाओगे कि रिज्यूम कर दूं फिर बाद में आ जाऊंगा, नहीं, वहां तो बैठना ही पड़ेगा, वहां पॉज नहीं होता। इसलिए उस दिमाग को आदत डलवाने के लिए, दिमाग पे एक जोर डालने के लिए और टाइमर का डर खत्म करने के लिए आपको सेक्शनल मॉक ऑल्टरनेट डेज पे लगाने हैं और अगले 10-12 दिन के अंदर कम से कम 3 से 4 फुल लेंथ मॉक लगाने हैं। और ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि भैया ऐसा कुछ हो जाएगा या बहुत बड़ी बड़ी बात, नहीं। ये मैं तब बता रहा हूं जब हजारों बच्चों के सिलेक्शन हुए हैं, वो सारी चीजें एनालाइज करने के बाद बता रहा हूं। और आपको एक बात जो समझ आई होगी आज के रिजल्ट के बाद भी, कि अगर मैंने कोई बात बोली है तो मैं बिना डेटा के और बिना एनालिसिस के नहीं बोलता। जो जो बोल रहा हूं, जैसा जैसा बोल रहा हूं, अगले 12 दिन तक कर लो, गारंटी है तुम्हारा स्कोर लगातार इंप्रूव होने लग जाएगा। अच्छा, एक छोटी सी और बात है कि भैया क्या स्कोर टारगेट करें आखिरी दिन में। मैंने पहले भी बताया था आपको, जो आखिरी दिनों में स्कोर टारगेट होना चाहिए वो 90 प्लस, इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स, मतलब टोटल चारों सेक्शन को मिला के आपका स्कोर 90 प्लस आखिरी आखिरी में जाने लग जाना चाहिए। पर अगर आपने अभी तक करंट अफेयर्स कंप्लीट नहीं करा है, तो करंट अफेयर्स को हटाने के बाद आपका स्कोर 72 से 75 की रेंज में रहना चाहिए। ये मैं तब मान रहा हूं कि आखिरी आखिरी में तुम ऐसा कुछ बड़ा कारनामा नहीं कर दोगे कि तुम 20 या 25 नंबर करंट अफेयर में ले आओ। मैं 15 से 18 नंबर मान के चल रहा हूं रेंज। तो 90 प्लस जाना है तुम्हें, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम कट ऑफ जाता है। ये मैक्सिमम कट ऑफ बोल रहा हूं श्योर शॉट होने के लिए, कि भाई पक्का सिलेक्शन हो जाए। वहां पे 90 प्लस टारगेट करिए। अगर उतना कर रहे हैं, करंट अफेयर्स नहीं करना चाहते तो 72 75 टारगेट करिए, इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग को मिला के। अब ये कैसे करेंगे? आइडियली मैं बोलता हूं क्वांट और रीजनिंग को मिला के आप कोशिश करिए कि 50 के आसपास स्कोर ले आइए, और इंग्लिश में वही स्कोर करिए 20 से 22 लाने का। ये दोनों ऐड करेंगे, स्कोर आपका इस रेंज में पहुंच जाएगा खुद ब खुद। आपको करंट अफेयर्स में अगर थोड़ा बहुत पढ़ रखा है तो मैं बोलूंगा भाई आप टारगेट करिए 17 से 20 नंबर, अगर आपने पढ़ रखा है। अगर आपने अभी भी कुछ नहीं पढ़ा, नील बट्टे सन्नाटा हो, तब मैं आपको बोलूंगा इस लेवल पे जहां पे आपको कोशिश करो 12 से 15 नंबर ले आओ। इतना भी बहुत है, इतना बहुत है, बिकॉज बाकी फिर सेक्शन में खींचने लायक बनोगे। बाकी अकेले करंट अफेयर्स की तैयारी कैसे करोगे? पीडीएफ पढ़ो, वीडियोस लो। पर आखिरी समय है, मैं ऑलरेडी पिछली वीडियो में बता चुका हूं करंट अफेयर्स कैसे पढ़ना है। इसी के साथ आप करंट अफेयर्स का जो एक बहुत बेहतर सोर्स को यूज कर सकते हैं भाई, वो है मॉक टेस्ट। मॉक्स में जितना भी करंट अफेयर्स के टॉपिक, मतलब मॉक टेस्ट है, सेक्शनल मॉक लगाओ। या मान के चलो आपके पास मॉक टेस्ट बचे होंगे जो अभी तक आपने यूज नहीं करे, और आपको पता है आप यूज होंगे भी नहीं, उन सबको सबमिट कर दो। सबको सबमिट कर दो और उनमें जाके करंट अफेयर्स के सेक्शन में जाओ और मॉक मॉक खोलो और हर मॉक के पेपर लगा लो। तो अगर तुम 5-6 मॉक भी लगा लेते हो तो 250-300 नंबर तुम्हारे पास, मतलब 250-300 क्वेश्चन हो जाएंगे। 6-7 मॉक के तो अकेले इतने ही हो जाएंगे। तो मतलब प्रैक्टिस का अलग एक तुम्हें एक सोर्स मिल जाएगा मॉक टेस्ट के थ्रू। ठीक है भाई, इतना कर लो, इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। हाँ, डेली तुम्हें कम से कम 8 से 10 घंटे की पढ़ाई करनी है, और इसके साथ निगोशिएट मत करना। ये मत करना कि कल 10 घंटे पढ़ लिया था आज 5 पढ़ लूं, नहीं। 12 दिन ही बचे हैं और कोशिश करो, मैंने तुम्हें इसीलिए घंटों का टारगेट दिया है, मिनिमम 100 से 125 घंटे अगले 12 दिन में तुम्हें पढ़ना ही पढ़ना। ठीक है, यहां तक मैंने पूरी कोशिश करी आप लोगों के सारे डाउट, जितनी भी चीजें मतलब हो सकती थी एक टॉपर करेगा इस समय, या टॉपर बनने के लिए जो तुम कर सकते हो या सिलेक्शन लेने के लिए कर सकते हो, वो सारी चीजें बता दी। स्टिल आप लोगों के मन में भी कोई भी डाउट है तो भाई नीचे का कमेंट सेक्शन 24 घंटे आप लोगों के लिए खुला है। मैं खुद 24 घंटे आप लोगों के लिए अवेलेबल रहने की कोशिश करता हूं। छोटे से छोटे डाउट को नीचे डाल दीजिए और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अपने हर छोटे भाई बहन का डाउट जल्दी से जल्दी क्लैरिफाई कर पाऊं। इसी के साथ हर दिन सुबह अपनी 7 बजे एडिटोरियल शो, द एडिटोरियल शो नाम से बंपर क्लास होती है, जो पूरे यूट्यूब पे किसी में इतनी दम नहीं है जो उस लेवल को टच कर पाए, कोई एजुकेटर उस लेवल को टच नहीं कर रहा। इसी के साथ डेली शाम को 7 बजे प्रैक्टिस क्लासेस होती हैं, जहां पे इंग्लिश के मिसलेनियस टॉपिक्स को हम टैकल करते हैं। उन क्लासेस में भी जुड़ना ना भूलें, बिकॉज इस बार इंग्लिश को अकेले कट ऑफ पार करने के लिए नहीं, बल्कि इंग्लिश को इस बार अपना सबसे बड़ा अस्त्र बनाना है।